अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी मसीहा की 16वीं किस्त हाजिर खिदमत है। तवज्जो फरमाएं। 15वीं किस्त के आखिर में आपने सुना कि हैनल ग्राम के बाशिंदा कुरील उरांव के घर से दोपहर के खाने से फारिग होते ही महताब खान उस कबाइल ख़ानदान को गमगीन कैफियत में छोड़कर जमशेद अली व तारा बेगम के साथ गया जाने के लिए चल पड़ा था। हालांकि वो अपनी मामी से कहकर आया था कि मुमकिन है आज वो वापस न भी आ सके। जिस वक्त फ़ोन पर महताब खान की जमशेद अली से बातें हो रही थी, दिलशाद बानो करीब ही मौजूद थी और गुफ्तगू के अख्ताम पर उसने महताब खान से मुतज्जा सुस लहजे में रमज़ान अली के मुतालिक पूछा भी था कि ये रमज़ान अली कौन हैं और वो आपको कैसे जानते हैं। तो जवाबन उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि बाद में इत्मीनान से बताऊंगा, और फ़िक्रमंद अंदाज में बाहर जाकर टहलने लगा था। बहरसूरत दिलशाद बानो को अपने भांजे महताब खान की खामोश मिजाजी अक्सर चुभती रहती थी, मगर वो कुछ पूछे तो कैसे, क्योंकि वो बखूबी समझती थी कि ये मजलूम व बेबस है, इसने अपना सब कुछ खो दिया है और अब तो वो अपने मुतल्लिक भी बहुत कम सोचता था। इसी लिहाजा दुनिया की तमाम आराम व आशाइश के मैसर होने के बावजूद दिलशाद बानो खुद मुतमईन नहीं थी। वो अपने भांजा के लिए अंदर ही अंदर दुखी रहती थी। वो क्या सोचता था, क्या चाहता था, उसकी ख्वाहिशात और जुस्तजू क्या थी, इसका वो कतई अंदाज़ा नहीं लगा पाती थी। खैर, महताब खान यहाँ सूरत से कार दौड़ा रहा था। जमशेद अली उसके पहलू में बैठा था और तारा बेगम पिछली सीट पर पुस्तगाह से टेक लगाए नीम दराज थी। महताब खान ने लुकिंग ग्लास में देखा, तारा की आंखें बंद थी और वो किसी गहरे तफक्कुरात में डूबी थी। दरअसल वो महताब की ज़ात से मुतल्लिक ही तरह तरह के ख्यालात के ताने बाने से उलझी थी। उसके कुछ अल्फाज थे जो बार बार तारा बेगम की समाज से टकरा रहे थे, जैसे जमशेद अली के जवाब में उसका कहना कि ये तकरीब अल्लाह की मर्ज़ी से हुई है, और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर नाराज़गी के आसार नुमाया होना। फिर उसके बाद जमशेद से उसका ये कहना कि आप लोगों को देखने के इंतज़ार में आपके अल्लाह ने आपकी वालदा माजदा को बाहयात रखा है बाबा साहब। चुनांचे उसके इस भाषण में तंज था, तनकीद थी। एक खुदा को वो अलग अलग करके देख रहा था, जिसकी उसके पास ठोस वजह भी थी, सिर्फ बारीक बीनी से गौर करने की ज़रूरत थी। चुनांचे आखिर में ये कहना कि खुदा को मेरे लिए यही कुछ मंजूर था। अब तो गम व मसाइब सहने की आदत सी पड़ चुकी है, क्योंकि वैसे भी अब खुदा की ज़ात से मैं कोई बेहतर उम्मीद भी नहीं रखता हूँ। इन सारे अल्फाज से उसके रंज व गम, उसकी मायूसी और नाउमीदी जाहिर हो रही थी। उसका दिमाग फिर रहा था, किससे? क्या अपनी ज़िंदगी से, जो हज़ार तलखियों के बावजूद भी इंसान के लिए प्यारी होती हैं, या फिर अल्लाह व खुदा से? बहरसूरत तारा बेगम का जहन जैसे जैसे अपने सोच के महूर पर गर्दिश करता रहा, वैसे वैसे महताब खान की निस्बत जो मोहब्बत व हमदर्दी पहले ही से उसके अंदर मौज-ए-ज़न थी, अब नए अंदाज में किसी सैलाब के ज़ोरदार रेले की तरह उसके दिल में उमड़ने लगे थे। उसी आशना इसने एक अनजान सी घबराहट में आंखें खोली। उसकी धड़कनें बेअतदाल हो रही थी। उसकी ममता को अजीब सी खलिश व चुभन का एहसास हो रहा था, जो अश्क बनकर एक बार फिर उसकी आंखों से बरसने लगे। महताब ने लुकिंग ग्लास में झांका तो फौरन गाड़ी साइड करके रोकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर कर्ब व बेचैनी की लहरें उभर आईं। उसने फौरन पूछा, क्या हुआ माँ, ये सब क्या है? अब तो नई ज़िंदगी से दो चार होना है आपको। फिर तारा बेकाबू हो गई। वो झटके से उठी, सीधी होकर खड़ी तो नहीं हो सकी, लिहाजा उसकी जानिब झुकते हुए उसकी गर्दन को जैसे दबोचते हुए अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर बेतहासा चूमने और सिसकने लगी। वाकई कुछ औरतें बेमिसाल होती हैं। पैदा करने वाली माओं से कहीं ज़्यादा उन बच्चों के नाज व नखरे की चाशनी में डूबी हुई उनकी परवरिश की लज्जत और क़ुर्बत की खुशियों को समेट कर अपने दामन में भर लेती हैं। चुनांचे ऐसे नाजुक मोड़ पर वही सब कुछ तो होता है जो तारा बेगम के अंदर हो रहा था। जमशेद ने मुताहिर होकर उनकी जानिब देखा और आहिस्तगी से रुख बदल कर अपनी बीवी के जज्बात की गहराई में उतर गया। उसके अंदर से आवाज़ आई, कुछ घंटों बाद महताब खान हमें छोड़कर निगाहों से दूर जाने वाला है, लिहाजा मेरी बीवी इसकी फिर से होने वाली जुदाई के गम में कबल अज़ वक्त निढाल हो रही है।
गैर की औलाद होकर और हमारे जुल्म सहने के बावजूद ये हमारे साथ जो कुछ किया और कर रहा है, ये अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जो न तो पहले कभी सामने आई और न शायद दोबारा कभी वजूद में आएगी। उसी आसना महताब की आवाज़ ने जमशेद को चौंका दिया। बाबा, आप पिछली नशिस्त पर जाकर माँ को संभालें। तारा बेगम अब तक उसके ऊपर झुकी थी और अपना सर महताब के सर पर रखे सिसकती जा रही थी। जमशेद फुर्ती से निकलकर पिछली नशिस्त पर बैठते हुए तारा को अपनी बाहों में ले लिया। महताब संजीदा लहजे में बोला, मैं तारा माँ की मौजूदा कैफियत को बखूबी महसूस करता हूँ बाबा। माँ को चाहिए कि फजूल किस्म के ख्यालात को जहन से दूर रखें। चुनांचे दूसरे ही लम्हा कार स्टार्ट करके तेजी से दौड़ाने लगा। भागती हुई कार के दरीचे से तारा व जमशेद पीछे छूटते जा रहे इलाकों को इन्हमाक से देखते रहे। फिर महताब ने मेन सड़क छोड़कर वहाँ से बाईं जानिब निकलने वाली सड़क पर कार का रुख मोड़ दिया और कोई 1 घंटा बाद कार एक गांव में दाखिल हुई। गांव में जा बजा अब कच्चे मकानात की जगह ऊंचे खूबसूरत पुख्ता मकानात नजर आ रहे थे कि यकायक सामने चंद फरलांग के फासले पर जमशेद व तारा को अपनी नीम पुख्ता हवेली नजर आई। सड़क किनारे के मकानात के लोग हैरत से उनकी जानिब देख रहे थे। तारा बेगम को याद आ रहा था कि किस तरह की अफरा तफरी में वो एक रात की तारीकी में यहाँ से गई थी और आज दिन रहते किस इज्जत व सुकून से लाने वाले उसे यहाँ लेकर आए थे। महताब खान दरवाजे पर कार रोककर फौरन बाहर निकला और पिछली नशिस्त का गेट खोला तो तारा बेगम आहिस्तगी से बाहर निकली। शेख जमशेद पहले ही बाईं गेट से निकल चुका था। इत्तफाक से प्रोफेसर सिकंदर घर पर ही मौजूद थे। वो ज्यों ही बाहर निकले भाई पर नज़र पड़ते ही ज़ोर से चिल्लाए, भाईजान, और तड़प कर उससे लिपटते हुए दोनों भाई ही रोने लगे। महताब ने कार के नज़दीक ही खड़े खड़े देखा। गांव मोहल्ले के लोगों का जैसे सैलाब सा उमड़ता आ रहा था। दूर से आवाज़ आ रही थी। कोई खैर खाह लोगों को बाखबर कर रहा था, अरे ओ मुनीर भाई, ओ लियाकत भाई, अपने जमशेद भैया वो भाभी आए हैं रे। अरे जमशेद भैया तो बिल्कुल पीर साहब जैसे दिखाई पड़े। इधर जमशेद हवेली के अंदर जा चुका था। उसके रोने की बुलंद आवाज़ के साथ मुख्तलिफ खातीन के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। बाहरी सहन से नीचे दरवाजे पर रखी कुर्सियों में से एक को अलग किनारे ले जाकर महताब खान उसकी पुश्तगाह से टेक लगाकर बैठ गया। निगाहें आसमान की जानिब और पाँव ज़मीन पर फैलाकर नीम दराज था। पूरे कुंबा के यकजा होने के मुतालिक सोच रहा था। चंद लम्हों ही में दरवाज़ा नीचे से ऊपर तक लोगों से भर गया था। झुंड की झुंड हर उम्र की खातीन और लड़कियां भी आकर अंदर दाखिल हो रही थीं। सारे लोग महताब खान की जानिब देखते मगर उसे मुखातिब करने की हिम्मत कोई नहीं कर सके क्योंकि वो मौजूदा माहौल से बिल्कुल बेनियाज सा बैठा था। बहरहाल उसी आसना जमशेद तौलिया से भीगा चेहरा पोंछते हुए बाहर निकला तो सलाम अलैकुम और मुसाफा का सिलसिला लम्हों जारी रहा। ठीक उसी वक्त मस्जिद में मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की तो जमशेद ने कहा, भाइयों, क्यों न पहले हम लोग मगरिब की नमाज अदा कर लें। फिर इत्मीनान से कई लोगों ने एक साथ कहा, जी हाँ, चलिए जनाब। वाज़े हो के बाकायदा नमाजी तो क्या, जमशेद अली की आमद की खुशी में बेनमाजी भी उस वक्त उसके साथ हो लिए थे और ये उसके हर दिल अजीज़ होने की अलामत थी। बहरसूरत आगे जमशेद अली और उसके ताक़ुब में लोगों का हुजूम। सीढ़ियाँ उतरते हुए जमशेद चौंका। हाँ चांद बेटे, आप वहाँ इस तरह तनहा क्यों बैठे हैं? महताब फुर्ती से उठा और कुर्सी लेकर वापस आते हुए धीमे लहजे में बोला, जी ऐसे ही बैठ गया था। थकावट तो ज़रूर हुई होगी मेरे लाडले को। जमशेद ने प्यार से पूछा तो महताब ने जवाबन कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र न करें। तब कई लोगों ने पूछा, ये बाबू कौन हैं? जमशेद ने कहा, ये हमारे मोहसिन हैं, हमारा सुकून, हमारी खुशियाँ और हमारे रहनुमा हैं दोस्तों, जिन्होंने हमें आज नई ज़िंदगी से भी रोशनास कराया है। बताऊंगा, पहले मगरिब नमाज के नाजुक वक्त का लिहाज रखते हुए हम मस्जिद चलें। जी बिल्कुल सही, हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि जमशेद अली की शक्ल में हमने अपना भाई और रहनुमा पा लिया है। जमशेद मुस्कुराया, बहुत खूब, शुक्रिया, और अक़दाम मस्जिद की जानिब बढ़ने लगे। महताब खान फिर से कुर्सी पर बैठ गया।
दर्जनों बच्चे दरवाजे पर मौजूद थे। उसी आसना शहजाद व शहरयार दौड़ता हुआ आया और बैक वक्त दोनों ने उसे सलाम किया। फिर शहजाद ने कहा, आप बहुत अच्छे भाईजान हैं, हमारे भुलाए हुए बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को ढूंढ लाए, आज हम लोग बहुत खुश हैं। दोनों भाई महताब की जांघों पर बैठ गए थे और दोनों के हाथ दोनों जानिब से महताब के कंधे पर थे। महताब ने कहा, फिर तो मुझे इनाम मिलना चाहिए। छोटे शहरयार ने फौरन पूछा, क्या लेंगे भाईजान? महताब ने कहा, पप्पी। दोनों भाई खिलखिलाकर हंसते हुए अपने अपने होंठ उसके करीब कर दिए। महताब ने दोनों को चूम लिया। उसी आसना राबिया खातून तेजी से बाहर सहन में आई और ये मंजर देखकर मुस्कुरा पड़ी। वो सहन में ही रुक गई। महताब ने देखा तो सलाम किया। राबिया ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, अब इससे आगे मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि नाराज़ हूँ मैं। महताब खान दोनों बच्चे को बाहों में उठाकर आगे बढ़ते हुए बोला, यही तो मेरी बदनसीबी रही है कि जिन लोगों ने मुझे दिल से चाहा वो एक के बाद एक कोई वजह बताए बगैर नाराज़ होकर मुझसे दूर चले गए। राबिया ये सुनकर हैरत ज़दा भी हुई और गमज़दा भी। उसने कहा, लेकिन जान, मैं इस तरह हरगिज़ नाराज़ नहीं होंगी जो आपके लिए रंज व गम और जुदाई का सबब बने। महताब खान सहन में जा चुका था और राबिया उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। पीछे पलटकर गेट की जानिब देखा। उसकी बेटी और भांजी आकर खड़ी हो चुकी थी और एक ही साथ महताब को सलाम किया था। राबिया ने मज़ीद कहा, उस जमे गफ़ीर में कई बार गेट पर आकर झांका तो आपको दूर उदास बैठे पाया, आइए अंदर चलिए। राबिया ने उसकी बाँह थाम ली तो दोनों बच्चे फुर्ती से उसकी गोद से नीचे उतर गए। उसी आसना तारा बेगम भी बाहर निकल आईं। चांद बेटे, दादी बुला रही हैं आपको। राबिया ने महताब की बाँह छोड़ दिया और दोनों बेगमात उसके ताक़ुब में चलने लगी। अंदर तीनों जानिब के सहन और आंगन खातिन व लड़कियों से खचाखच भरे थे। महताब अंदर दाखिल होते ही मुश्तरका तौर पर अस्सलाम वालेकुम कहा तो सभी खातिन व लड़कियों ने प्यार से जवाब दिया, मगर ज़ईफ़ा आमना भी नज़र पड़ते ही रोने लगीं। महताब तेज़ी से आगे बढ़ा और उनके पहलू में बैठते हुए उसे अपनी बाहों के हिसार में लेकर बोला, अब ये रोना क्यों दादी जान, अब तो आपका ख़ानदान मुकम्मल हो चुका है। आमना रोती हुई बैन करके बोली, यही तो दर्द है बेटे, दूसरों को खुशियाँ बांटने वाले को खुदा ने खुशियों की एक झलक से भी महरूम कर रखा है। महताब ने उनके होंठों पर अपनी हथेली रख दी और अपने करीब खड़ी तारा बेगम व राबिया को देखने लगा। तमाम खातिन व लड़कियों की मुतज़ब्ज़ब निगाहें महताब खान के सरापा पर ही मरकूज़ थी। उसी पल उसने चौंकते हुए घड़ी देखी। तारा माँ, एक कप चाय पीऊँगा और फिर मुझे निकल जाना है। राबिया बुरी तरह चौंकी। कहाँ? फिर तो देख ही लीजिएगा, वही होगा जैसा आपके साथ होता रहा है। उसके लहजे में नाराज़गी, बेचारगी और प्यार सभी कुछ था। महताब आहिस्तगी से उठकर खड़ा हो गया। ऐसा नहीं कहते मैडम, अल्लाह मेरी उम्र भी आपको दे दे, क्योंकि आप। राबिया ने फ़ौरन हाथ उठाकर अपनी हथेली उसके होंठों पर रख दिया। उसने कहा, बुरी बात है ये। महताब खान उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, दरअसल कल अलग सबा हमारी एक बिजनेस मीटिंग है, इसीलिए मजबूर हूँ। वैसे यकीन जानिए, भले ही मैं निगाहों से दूर रहूँगा, लेकिन आप लोग मुझे अपने दिल के बिल्कुल करीब पाएंगी इंशाअल्लाह। रफ्ता रफ्ता राबिया अपना आपा खोती जा रही थी। इसके पीछे महताब खान की सिसकती हुई हालात और आहों में डूबी हुई कैफियत कार फरमा थी या और कुछ, ये तो उसे ही मालूम था। वैसे महताब खान पहले ही दिन से उसकी मोहब्बत व हमदर्दी का मरकज़ बन गया था, क्योंकि वो एक हसास दिल खातून थी। बहरहाल इससे आगे इस मौजू पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। खैर, महताब खान दफतन चौंक कर तारा बेगम की आंखों में झांका। सामान तो अब तक गाड़ी की डिक्की ही में भूला हूँ। अपने अल्फाज के साथ वो तेज़ी से बाहर की जानिब लपका तो शहजाद व शहरयार भी उसके ताक़ुब में दौड़ पड़े। भाईजान कहाँ जा रहे हैं, चाय नहीं पिएंगे? महताब ने कहा, पीऊँगा भाई, पहले मेरे साथ आइए। राबिया ने सवालिया अंदाज में तारा बेगम की आंखों में झांका तो वो बोली, बड़ा खर्चीला लड़का है। रास्ते में एक बाज़ार मिला तो गाड़ी रोककर फलों की दुकान से एक एक पेटी सेब, अंगूर और अनार खरीद लिए। 2 किलो नफीस मिठाई और 10 किलो लड्डू पैक करा लिए। आपके भैया ने पूछा, इतना सारा सामान क्या करेंगे?
تو جواب ملا کہ یہ 2 کلو مٹھائی شہزاد و شہریار کے لیے ہیں۔ ویسے آپ لوگ 18-19 برسوں بعد گاؤں واپس لوٹ رہے ہیں، لہٰذا محلے پڑوس میں تحفہ بھیجنا لازمی ہوتا ہے نا۔ رابعہ کے ہونٹوں پر درد آمیز ہلکی مسکان نے انگڑائی لی۔ اسی آشنا محلے کے 10 اور 12 سالہ بچے کی مدد سے مہتاب سبھی سامان لے کر اندر داخل ہوا اور میاں شہزاد و شہریار مٹھائیوں کا تھیلا لیے اپنی ماں کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تبھی شبنم چائے کا کپ لیے کمرے سے نکلی اور سریلی آواز میں بولی، صاحب جی چائے۔ قریب کھڑی اس کی ماں کلثوم چونک پڑی۔ صاحب جی، بھائی جان کیوں نہیں؟ شبنم شرمیلی مسکان کے ساتھ نگاہیں اٹھا کر چھپڑ کو گھورنے لگی تو کلثوم اس کی معصومیت پر ہنس پڑی۔ مہتاب خان تیزی سے قریب آیا اور کپ اس کے ہاتھ سے لے کر گرم چائے کی چسکی لینے لگا۔ بار صورت انہی لمحوں جمشید و سکندر بھی مسجد سے واپس آ گئے۔ جمشید نے پوچھا، بیٹے آپ؟ جی بابا، بس اب میں نکل رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو اپنی خاطر خواہ منزل اور اپنے چاہنے والے تمام خاندانی افراد کی محبت و قربت مبارک ہو۔ پروفیسر سکندر علی اس طرح اس کے جانے کے سبب بے حد اداس ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹے تم ہمیں کسی خواب کی مانند دکھائی دیتے ہو۔ جس طرح انسان کبھی کوئی مکمل خواب نہیں دیکھ پاتا ہے، اسی طرح تمہارا آندھی کی طرح آنا اور طوفان کی مانند چلے جانا بھی کسی ادھورے خواب سے کم نہیں لگتا۔ دل کی تشنگی بڑھ جاتی ہے اور آنکھوں کی بینائی جیسے منتشر ہو کر تمہارے دامن سے لپٹ کر ہماری آنکھوں سے دور چلی جاتی ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے خود کو سنبھالنا بیٹے۔ درد میں ڈوبی ہوئی ان کی آواز سن کر رابعہ رخ بدلتے ہوئے آنچل سے اپنی آنکھیں پوچھنے لگی تھی۔ مہتاب نے کہا، انشاءاللہ جلد ہی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا جناب۔ ممکن ہے اس وقت تک میرے حالات بھی اعتدال پر آ جائیں، پھر کچھ دن آپ لوگوں کی قربت میں ہی قیام کروں گا۔ اپنے الفاظ کے ساتھ ہی وہ جھک کر شہزاد و شہریار کا بوسہ لیا اور تارا بیگم سسکتی ہوئی خود اس کی بلائیں لینے لگی۔ رابعہ و کلثوم نے اس کے ہونٹوں کو چھو کر انگلیوں کو چوم لیا۔ بارصورت وہ بھاری قدموں سے باہر کی جانب بڑھا تو سبھی اس کے تعاقب میں بڑھنے لگے۔ چنانچہ مہتاب خان کی کار لوکل سڑک کو چھوڑ کر مین سڑک پر آئی تو گرج چمک کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی اور وہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ جب وہ گھر پہنچا رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس کے آتے ہی سبوں کے چہرے کھل اٹھے۔ میاں شمیم نے مچل کر کہا، مجھے تو یقین تھا کہ بھائی جان ضرور گھر واپس آ جائیں گے، اسی لیے تو ابھی تک میں کھانا کھانے کی خواہش ظاہر نہیں کی ہے۔ اس کی باتیں سن کر سبھی ہنس پڑے اور مہتاب کا چہرہ بھی گلنار ہو گیا تھا۔ آگے کی کہانی میں اس روز مہتاب خان دوا اسٹور کے کاؤنٹر پر بیٹھا تھا۔ شمیم اسکول گیا تھا اور جسیم کا فائنل ایگزام چل رہا تھا۔ باہر ساون کی زوردار بارش ہو رہی تھی۔ اسی آسنا اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مہتاب نے اسے ریسیو کیا۔ دوسری جانب سے سورج نے پوچھا، ابھی تو آپ اسٹور پر ہیں نا؟ ہاں دوست، بچے لوگ اپنی پڑھائی اور ایگزام میں مصروف ہیں۔ شاید جسیم بابو کے ایگزام کا آج آخری دن ہے۔ ویسے آپ کو کیسے معلوم کہ میں اسٹور پر ہوں؟ سورج نے کہا، گھر پر فون کیا تھا، مامی جی نے بتایا۔ مہتاب نے پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ ہاں بالکل خیریت ہے اور میں پوری طرح مست ہوں۔ مہتاب بولا، خدا کرے آپ ہمیشہ اسی طرح مست رہیں۔ سورج ہنس کر تجزب آمیز لہجے میں بولا، کہیں یہ وینگ تو نہیں کر رہے دوست؟ کیسی باتیں کرنے لگتے ہو سورج بابو آپ۔ ایک لمبا سانس لے کر وہ مزید بولا، اچھا ایک بات بتاؤ یار، کیا ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں آپ پر طنز و وینگ بھی کر سکتا ہوں؟ سورج ہنستے ہوئے بولا، ارے نہیں میری جان، میں نے یوں ہی بک دیا تھا۔ خیر ایک ضروری بات فرمائیے، کیا ہے وہ ضروری بات؟ میرے کالج فنکشن کو صرف 3 روز باقی ہے۔ اس دن تو میں بطور انتظامیہ دیگر طالب علم و لیکچرار کے ساتھ دن بھر مصروف رہوں گا۔ آپ کو شام 7 بجے اس جشن میں شرکت کرنی ہے۔ بہت اچھے پروگرام پرستوت کیے جاتے ہیں۔ جواباً مہتاب خان سنجیدگی سے بولا، دیکھو دوست، تمہیں بھی احساس ہے کہ مجھے خوشیاں راس نہیں آتی ہیں، اور ایسے ویسے پروگرام میں میرا مطلب ہے کہ فنکشن ہو یا کوئی جشن منایا جا رہا ہو، اس میں میری کوئی دلچسپی بالکل نہیں ہے۔ سورج فوراً بولا، لیکن میری خاطر دوست؟ مہتاب نے کہا، ہاں بس یہی سوال میرے سامنے کھڑا ہے کہ دوست کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی وعدہ نہیں کروں گا، البتہ پوری کوشش رہے گی کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔ آپ پوری امید رکھیں۔
वेरी गुड माई ग्रेट फ्रेंड। उसके अल्फाज के साथ ही राब्ता कट गया। चुनांचे जश्न की मुकर्रर तारीख भी आ गई। महताब से सूरज की दोपहर में भी उस मौजू पर बात हुई थी, लिहाजा शाम 5 बजे महताब खान तैयार होकर घर से निकलने लगा तो मामी ने पूछा, अभी कहाँ की तैयारी है शहजादे? जी फ़िलहाल स्टोर पर जा रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या प्रोग्राम बनता है। वैसे इतलान अर्ज़ है कि शहर में ही रहूँगा। अपने अल्फाज के साथ ही वो बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो दिलशाद बानो भी दरवाजे तक आईं। वो देखती रहीं और महताब खान कार में बैठकर चला गया। दूसरी जानिब सूरज की हवेली के अंदर कमरे से पार्वती देवी की बेचैन आवाज़ आने लगी तो बाहर चाय लेकर आ रही लक्ष्मी मुस्तरिब हो उठी। आह, ओह मेरे भगवान, इस असहनीय कष्ट से बेहतर है तू मुझे इस दुनिया से उठा ले, मौत दे दे मुझे भगवान। लक्ष्मी सूरज से कमरे में दाखिल हुई। पार्वती देवी बीच कमरे में अपना कलेजा थाम कर तिलमिला रही थी। वो फुर्ती से चाय की प्याली मेज़ पर रखा और फौरन उन्हें अपनी बाहों में लेकर सहारा देते हुए रुधी आवाज़ में बोली, बिस्तर पर लेट जाइए मम्मी, सुकून आ जाएगा, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। नहीं बेटी, वैसे ही ढेर सारी दवाएं पहले से मौजूद हैं, डॉक्टर आकर फिर दवा ही लिख सकता है, हयात थोड़े ही दे सकता है। सूरज अभी कहाँ होगा, ऑफिस में होंगे, फ़ोन करके देखती हूँ। पार्वती ने कहा, ऐसा करो, पहले मेरे चंदा बेटा को बुला दो बेटी, वो फरिश्ता रूपी इंसान आ गया तो हमारी तकलीफ़ें अवश्य कम हो जाएंगी। चुनांचे पार्वती देवी को फर्श पर लेटाकर लक्ष्मी फ़ौरन फ़ोन लगाने लगी। दूसरी जानिब फ़ोन की घंटी बजते ही दिलशाद बानो ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, हाँ मामी जी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, भैया कहाँ हैं? वो यहाँ से 5 बजे ये कहकर निकले हैं कि दवा स्टोर पर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टोर पर ही फ़ोन कर लेती हूँ। दिलशाद बानो आगे कुछ पूछती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। उस वक्त महताब खान कैश पर बैठा था और जसीम उसके पहलू में था। फ़ोन की घंटी बजते ही जसीम ने रिसीव किया। हेलो, हाँ मैं दीदी बोल रही हूँ जसीम बाबू, भैया हैं क्या? दूसरे ही पल महताब ने कहा, हेलो गुड़िया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप फ़ौरन आ जाइए, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बार बार आपको ही ढूंढ रही हैं। लक्ष्मी घबराई हुई थी। महताब ज़ेरे लब बड़बड़ाया, अल्लाह रहम करे, और फिर बुलंद आवाज़ में बोला, तुम उन्हें संभालो, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। उसने रिसीवर को क्रेडिल पर रखा और कुर्सी से उठते हुए जसीम से बोला, आंटी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है जसीम, मैं वहीं जा रहा हूँ। जसीम ने कहा, ठीक है भैया, जाकर देखिए। और महताब स्टोर से निकलकर कार की जानिब बढ़ने लगा था। यहाँ मैंने 16वीं किस्त पूरी की, बाकी आइंदा। अस्सलामु अलैकुम।